जय हिंद दोस्तों। हम आज एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, किन शब्दों से मिलकर बना होता है, ये कहाँ प्रयोग होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, एग्रीकल्चर का भारत में कितने % पर खेती जाती है, अधिकतम किन राज्यों में इसका अच्छा है, उसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करके आपको जो है बताएं। तो सबसे पहले है कृषि। इसको इंग्लिश भाषा में एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द? एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नंबर एक तो है इसी का आधा है जैसे एग्री और कल्चर, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो एग्री अलग है और कल्चर अलग है। तो एग्री को इंग्लिश जो है हिंदी में बोलते हैं मृदा, और कल्चर को बोलते हैं कर्षण या उपयोग। कर्षण या उपयोग मतलब आप किस तरीके से मिट्टी को उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो है उसका प्रोडक्ट भी बनते हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के उसके वो बनते हैं। लेकिन इसको हम अधिकतर कृषि को किस प्रकार से हम मिट्टी को यूज करें कृषि में, तो उस तरीके से बताया गया है। तो इसकी पहले तो है परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है कृषि की परिभाषा है पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा उद्देश्य। अब पृथ्वी के इष्टतम प्रयोग क्या है? तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होती है उसको बोलते हैं मृदा या स्वयं। तो जो ऊपरी सतह उसका इष्टतम मतलब अधिकतम प्रयोग करने का उद्देश्य, जैसे मनुष्य की आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकता है भोजन, कपड़ा और मकान, तीन मनुष्य की जो है आवश्यकता है। तो भोजन कैसे, अब दिमाग लगा ये भोजन कैसे मिला? जब तक हम कृषि नहीं करेंगे तो क्या हमें फसलें प्राप्त होंगी? नहीं होंगी। तो हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? फसलों से। तो फसलें कहाँ लगेंगी? मेरा जो है सोयल, तो उसी के सोयल का जो है शब्द जुड़ा गया है उपयोग। जब तक हम उसमें बीज नहीं बोएंगे, उन फसलों जो हमें चाहिए, जिनकी हमें आवश्यकता है, किसकी, जैसे रोटी, चावल, धान वगैरह इत्यादि बहुत सारी फसलें हैं। जब हम फसलों के बारे में चैप्टर पढ़ाएंगे तो अलग अलग फसलें वाइज, सीजन वाइज आपको हम पूरा फुल टॉपिक में आपको एग्रीकल्चर में हम फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। और फसलों के अलग अलग भाग भी हैं, खड़ी वाली अलग है, खड़ी वाली अलग है, जायद वाली अलग है। तो ये मौसम के प्रकार के तीनों की जो है अलग अलग प्रकार की फसलों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले है भोजन। तो भोजन किससे प्राप्त होता है? फसलों से। तो हम फसलें बोलेंगे। कपड़ा, अब आप ये दिमाग लगाइए कि फसलों से हमें भोजन तो प्राप्त हो गया, अब कपड़ा, प्रोफेसर जी ये तो हम समझ नहीं, बिल्कुल नहीं आना है। कपड़ा कैसे प्राप्त होता है? तो जब तक हम जो रेशे वाली फसलें तो आपने सुनी होंगी ना, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो होती नहीं है भाई। इधर चले जाओ महाराष्ट्र, केरल साइड में वगैरह, महाराष्ट्र के लोग ले लिया में तो जो मध्य प्रदेश का है, तो ऐसे जो पटसन हो गया, साई हो गया, कॉटन हो गया, तो इनकी फसलें जो उगाते हैं उनमें हम उनको वो क्या है, जो फसलें उगाते हैं उनको हम डायरेक्टली, वो तो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। जब हम खेत में कोई फसल उगाते हैं तो कच्चा माल प्राप्त होता है, उससे वो डायरेक्टली उसको यूज करते हैं। जैसे माना कि हम रबी क्रॉप्स में सरसों को उगाते हैं, तो क्या हमें डायरेक्ट ऑयल थोड़ी मिल जाए? नहीं मिलता है। किसान कच्चा माल पकाकर वो कहाँ भेज देता है? मंडियों में। मंडियों वाले कहाँ भेज देते हैं? कंपनियों में। तो जो औद्योगिक लगे होते हैं, जो हमारी कंपनियां कारखाने लगे होते हैं, वो उनका काम करती हैं। जैसे में कॉटन में किसान ने उगाया, वो कहाँ भेज देता है? कारखानों में। तो कारखानों में तैयार हो करके उसे कटाई तैयार हो करके वो फिर हम तक वापस आता है। तो जो कपड़े वाले रेशे वाली फसलें हैं, तो वो हम वो जो कपड़ा पहनते हैं ना, वो जो है उन रेशे वाली फसलों से हम तक पहुंचते हैं। अच्छा, इसी से हमारा ईंधन। अब ईंधन कैसे प्राप्त होता है? तो जो एग्रीकल्चर में जो फसलें तो हैं ही, फसलों के साथ साथ जो बागवानी वाली फसलें होती है, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमें फलों के साथ साथ, जैसे अमरूद हो गया तो फल को देता है। पेड़ या सूख गया या किसी का आंधियों में या तूफान में उसकी टहनी टूट गई, नीचे गिर गई, तो हम लकड़ियों भी उसको जलाने के लिए भी, हम खाना बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो
आप समझ गए होंगे। तो तीन मनुष्य की बहुत जरूरी आवश्यकताएं हैं, ये तीन कौन कौन से? भोजन, कपड़ा और ईंधन। इनके बगैर मनुष्य का जीवन असंभव ही है, ये समझ लो। ये नहीं है तो जीवन है ही नहीं। भारत के पास इतना पैसा है तो इंसान पैसा थोड़ी खाएगा, या पूरे विश्व में पैसा है तो पैसा थोड़ी खाएगा। भाई जीवन जीने के लिए तो दो रोटी चाहिए इंसान को। तो जीव के लिए जो भी जीव है, ऐसा नहीं है कि हमने जो भी जीव है उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो पूर्ति के लिए क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें कृषि कहते हैं, उन्हें ही एग्रीकल्चर कहते हैं। तो देख लो, कृषि की परिभाषा हमने आपको विस्तृत तरीके से समझा दिया और बता दिया। अब इसमें देखो कृषि में कौन कौन सी फसलें आती हैं? कृषि में फसलोत्पादन, फलोत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कीट पालन इत्यादि फसलें और भी अन्य तरीके की फसलें हैं, वो भी इसी में है। जो भी लगभग एग्रीकल्चर बहुत बड़ा स्कोप है इसका। तो अब पहले से हम समझते हैं फसलोत्पादन। अब फसलोत्पादन में कौन सी है? भाई फसलों की भी अलग अलग डिवाइड है, अलग अलग समझाया गया है फसलों में। तो फसलों को जब अलग से पढ़ते हैं तो यहाँ केवल बताया गया कि इसके भाग अलग अलग। फसलोत्पादन का मतलब फलोत्पादन नहीं है, क्योंकि फसलोत्पादन में केवल जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए फसलें हैं, किसान वही उगाता है। जैसे गेहूं लगा दिया, तो जब गेहूं लगा दिया तो गेहूं क्या है? उसको उससे खाना तैयार होता है। बिस्किट उद्योगों में इस तरीके का भी कई प्रकार से उपयोग होता है। तो जो फसलें हैं जैसे गेहूं, धान, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो केवल और केवल फसल उत्पादन में ही उसको हम यूज करते हैं। फलोत्पादन में जैसे कि अभी हमने पिछले में बताया था कि बागवानी की फसलें ऐसी हैं, वो भी फलोत्पादन में नहीं कि वो जो है उनसे फल भी प्राप्त होता है, लकड़ी भी प्राप्त होता है, फूल भी प्राप्त होता है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो 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 फ्लोरिकल्चर में आती हैं। तो उनसे हम लाभ के लिए जो मार्केटों के जो शहर है, शहर के आसपास जो खाली जमीनें पड़ती हैं, या जो शहर के आसपास जो जमीनें होती हैं, तो वहाँ अधिकतर सब्जियों वाली फसल या फूल बागवानी की फसलें ही हम ज्यादातर उगाते हैं। और किसानों को भी सलाह देते हैं ताकि हर 1-2 महीने में, 2-3 महीने में उन्हें लाभ प्राप्त होता है। वो भूमि जो खाली पड़ी है वो जो है उसका किसान लाभ लेता है। इसीलिए हम समय समय पर कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो हमें लंबे समय से ना उगा करके कम समय में और किसानों के अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। जैसे मधुमक्खी हो गया, तो भाई मधुमक्खी में तो कहीं खेती में तो इसको बुआई करना नहीं, या कहीं मकान हो गया, बिल्डिंग हो गया, जहाँ हम फार्म हाउस अपनाते हैं वहाँ मधुमक्खी का हम आसानी से पालन कर सकते हैं। अब ये मत करो कि भाई मधुमक्खी ऐसे बच्चे सोचे कि वो काटे लग जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन मधुमक्खियों को हम पालते हैं ना, तो वो इससे सब लोग अपने अधीन हो जाती हैं। वो केवल जो उनसे जो अपन को लाभ प्राप्त होगा शहद का, वही हम लोगों को मिल जाता है। वो अच्छे रेट में मार्केट में प्राप्त होता है। वैसे आप अच्छे रेट में मतलब क्वालिटी का मिलता ही नहीं है, फिर भी मिलता है तो हाई क्वालिटी का है। तो किसान वाले, क्योंकि किसान अधिकतर गरीब होते हैं, वो नहीं ले पाते हैं, तो आप उसका भी पालन कर सकते हैं। दूसरी बात है कीट पालन। कीट भी कुछ ऐसे कीट हैं जो लाभदायक कीट हैं, कुछ ऐसे कीट हैं जो हानिकारक कीट हैं। दोनों पढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हानिकारक नहीं पढ़ाए जाते हैं, दोनों कीट पढ़ाए जाते हैं। तो लाभदायक कीट भी पढ़ाए जाएंगे और जो है हानिकारक कीट भी पढ़ाए जाएंगे। लाभदायक कीट जैसे मधुमक्खियां, तो ये लाभदायक कीट। अब हानिकारक में कुछ जो है कुछ जैसे ततैया वगैरह हो गया तो वो काटती है, उससे क्या लाभ है? तो वो नहीं हो सकता है। कुछ मक्खी जैसे तितली वगैरह हो गया तो क्या है, पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन का काम करती है, तो वो भी लाभदायक कीट है। इसका मतलब ये ना समझ लेना कि मधुमक्खी से नहीं पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो हमें लाभ भी देते हैं, और कई कीट ऐसे हैं जो हानिकारक कीट होते हैं, लेकिन उन दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, कोर्स पढ़ाना वहां तक पहुंचेंगे तो आपको दोनों को विस्तार तरीके से आपको हम समझ आएंगे। सेकंड है हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र। अधिकतर लड़के यही गलती करते हैं। बड़े बड़े यूपीएससी क्वेश्चन है ना, और यूपीपीसीएस वगैरह या एग्रीकल्चर वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें से एग्रीकल्चर में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि जो है भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है 32.87 मिलियन हेक्टेयर। तो ये मत समझ लेना पूरे भूभाग पर या पूरे भूभाग पर इसकी खेती होती है, नहीं होती है। जैसे भूमि, अधिकतर जो भूमि की जमीन है दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि
32.87 जो मिलियन हेक्टेयर है भाई, इसी में नदी नाले हैं, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े तालाब हैं, हाईवे निकल गए, एयरपोर्ट निकल गए। अब देखा है आजकल जो है अधिकतर प्लॉटिंग में जमीन हो रही, तो भाई जहाँ हम खेती करते थे, यहाँ हम खेती योग्य जो जमीन थी वो कहाँ में चली गई, हाईवे चली गई, नई प्लॉटिंग हो रही, तो जमीन तो घट रही है। लेकिन उसके साथ साथ अपने देखे जनता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसका समाधान कैसे निकला जाए? समाधान नहीं तो निकालना है, क्योंकि जो खेती की जमीन थी वो घट रही है, तो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी, नहीं तो आने वाले वक्त में इसका किसानों को देश में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इसका समाधान हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ऐसे कैसे होगा, क्या हम करेंगे जो अधिकतर किसान कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, क्योंकि भूमि तो सीमित है, इससे तो हम बढ़ा नहीं सकते, इसी में समुद्र मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन जो भारत का अगर कोई पूछे गलती करते लड़के गलती कर देते हैं 3.287 या अलग तरीके से बताते हैं, तो 32.87 मिलियन हेक्टेयर जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। अच्छा, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 54.8%, भारत का कितना लगभग 54.8%, है कि नहीं, 54.8% पर ही कृषि की जाती है। अब आप समझिए, अब आपको दिमाग में छा गया होगा कि जो है हमारे पास कितनी भूमि है, 32.87 मिलियन हेक्टेयर, अब उसमें हम खेती करने वाली जमीन कितनी है, तो खेती करने वाली कोई जमीन है 55%, तो 55% जमीन है। अब इसमें से कहाँ निकल गए, तो हम बता चुके हैं कि हाईवे निकल गए, तालाब निकल गए, एयरपोर्ट निकल गए, खेल के मैदान निकल गए, वो इसी जमीन से जो है निकलते जा रहे हैं, वो आगे नहीं बनते जाएंगे, इस पर कोई रोक नहीं सकता है, कंटिन्यू बनते जा रहा है। जहाँ नहीं प्लॉटिंग हो रही तो वो एकदम उस पर भाई रुके नहीं, वो तो जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका समाधान निकालना है बहुत जरूरी है। अब आगे हम यूपी, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं। तो यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल है मतलब 2,43,290 वर्ग किलोमीटर, इतने में हमारा यूपी जो है, यूपी का क्षेत्रफल है वो ये लगभग जो है 7.3% है। चौथा जो है, चौथे नंबर का अपना जो है यूपी है। भारत का भौगोलिक जो बड़े बड़े राज्य है उसमें से चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो पहले पे कौन है, तो पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा यूपी। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको राजस्थान करना पड़ेगा, और चौथे नंबर पे है अपना यूपी, ठीक है। तो जो है ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.3% ही हमारे पास जो है उसका भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं हम कृषि पर, जो हमने पहले पेज पर आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर। कृषि को हमने दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक तो है हमारा शस्त्र विज्ञान, इसको इसी को बोलते हैं जो है फसल उत्पादन, इसी को बोलते हैं फसल उत्पादन। दूसरा है हमारा पशुपालन। तो अब देख रहे जब हम कृषि करते हैं ना, किसानों को भी सलाह देते हैं हम, जब हम खेती करते हैं तो हमें दोनों चीजें जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल हम फसलों से किसान अपना जीवन यापन कर सकता है, इसके साथ साथ हमें पशुपालन अति आवश्यक है। जितनी आवश्यकता हमें कृषि से है उतनी ही आवश्यकता हमें पशुपालन से है। क्यों है? क्योंकि जब हम फसलें आसपास देख रहे हो 2025 में जो हमारी खरीफ की फसलें बुआई ही नहीं, इतनी बारिश होती, कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि फसलें इस वर्ष भी कोई नहीं है, वो जब होती रहेगी तो फसलें नहीं होंगी, और कभी कभी इतनी बारिश होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है कि हम आसानी से हम अपनी फसलें उगा सकते हैं। हो सकता है वो रह जाए या कुछ कीट खा जाए, कुछ बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी बारिश नहीं होगी और जमीन को हमें पानी चाहिए, तो कुछ फसलें ऐसे होंगे कीड़े खा जाती हैं, बहुत सारे ऐसे हैं तो उन्हें पोषक तत्व की कमी है तो वो नहीं बढ़ पाती, तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। अब हमें चाहिए मैनेज के हिसाब से, क्योंकि अब भारत में इसका तो कोई कंट्रोल है नहीं, कहीं बारिश ज्यादा हो, कहीं बारिश कम हो, कहीं हो भी नहीं रही। आप देखिए पूर्वांचल के एरिया में कितनी ज्यादा
जाइए भारत के पश्चिमी भारत तरफ तो वहाँ बूंदी नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे भारत के भाग लगभग 17 से 18 में ऐसे भारत को बांटा गया है। उनकी अलग अलग जलवायु है, 10 प्रकार की जो 10 प्रकार के जलवायु के क्षेत्रों में बांटा गया, अलग अलग प्रकार की, जैसे हम आपको जाएंगे पढ़ाते जाएंगे। तो पहला है हमारा सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान में जितनी फसलें हैं, फसलों से संबंधित है, जैसे खरीफ रबी जायद, तीनों की तीनों फसलें हैं। आपको फूल वाली भी पढ़ाई जाएगी, आपको बागवानी भी पढ़ाई जाएगी। तो सारी की सारी जो है फसलें किसमें आती है, सस्य विज्ञान। तो ये है उद्यान विज्ञान, इसी में भी कोई इसी का मतलब रिलेटेड ही मानिए तो ये है उद्यान विज्ञान। वन विज्ञान, लगभग भारत के जितने वन हैं, तो वन वैसे दो प्रकार के होते हैं। वन कौन से, एक तो होता है नेचुरल वन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जिन्हें हम खुद तैयार करते हैं। तो ऐसे वन जो प्रकृति है तो हम लोग नहीं उनको लगाते हैं, तो नहीं लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही अपना, जैसे जैसे अब जब बड़े जंगल है तो वहाँ कौन बीज लगाने जा रहा है, इतने जंगल जानवर रहते हैं तो वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल है। तो जो है वहाँ पर हम बीज तो लगाते नहीं है, लेकिन ये पौधे जो फल देते हैं वही बीज गिर जाते हैं तो वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। उपयुक्त वातावरण और टेम्परेचर में मिलने पर भी अपनी बढ़वार लगातार बढ़वार करते रहते हैं, वो भी जंगल का रूप ले लेते हैं। तो वन विज्ञान में उनको वनों के बारे में पढ़ाया जाता है। आरोग्य फसलें जो एक जगह हम जो पौधे तैयार करते हैं उन्हें दूसरी जगह जो है हम ले जाते हैं। तो बहुत सारी फसलें, जैसे हमारे खरीफ में अभी हाल ही में खरीफ में वो धान फसल की तैयारी हो गई है, तो जो क्या है हम तैयार कहीं और करके लेकिन उसको ट्रांसप्लांटिंग करके दूसरे खेत में हम लगाते हैं। तो बहुत सारी फसलें हैं जो आरोग्य फसलें हैं। सूक्ष्म जीवाणु वगैरह, जैसे जो जल में बड़े जो तालाब वगैरह हो गए, बहुत सारी फसलें हैं ऐसे हम सूक्ष्म जीवाणु को विज्ञान के द्वारा अध्ययन करते हैं। अच्छा जी, आप समझ गए हो गए फसल उत्पादन है। दूसरा इसी का चलता है पशुपालन। अच्छा, जितना हम ये जरूरी है इसी का ठीक भाव उतना ही जरूरी है हमारा पशुपालन। कैसे आप समझिए कैसे, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास पशु है तो वो कहेंगे सर जी ऐसा गलत पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं। सुनो, क्योंकि जब हम आज से आप 40-50 साल पहले जाएंगे ना, तो जो खाद DAP यूरिया वगैरह जो अभी जो कंपनियों में कृत्रिम माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं वो पहले नहीं आते। तो वो कैसे तैयार है, तो उस समय तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं। तो वो जो है उस समय हम जब खेती किया करते थे तो बैलों से तो खेती किया करते थे, लेकिन जो बैलों से हम खाद तैयार करते थे, गोबर की सड़ी भाई खाद, ऑर्गेनिक खाद, घरों से जो पूरा कचरा में इकट्ठा करते थे, वो हम जो है यहाँ एक गड्ढे में उसको इकट्ठा करके वो हम इसमें गर्मियों के समय में हम इसमें डाल देते। तो इससे बहुत ज्यादा किसानों को लाभ होता था फसलों से। कैसे, एक तो खेती के काम जो बैल वगैरह है अब आजकल तो छोड़ा ही है, कोई बांधे ही नहीं, केवल गाय मिलेगी या भैंस मिलेगी। अधिकतर भैंस ही मिलेगी, गाय बहुत कम लोग छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन उससे एक तो दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध के साथ साथ उससे जो गोबर प्राप्त होता था वो हम 1, 2 या 2.5 महीने में 3 महीने में सरकार जो है तैयार हो जाता, अच्छी मतलब एक अच्छी क्वालिटी का खाद प्राप्त हो जाता। तो वो हम खेत में डाल करके मृदा में हम उसकी उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ा देते थे। जो मिट्टी में ताकत थी ना, तो इसी से जो उसकी उर्वरक शक्ति हास ना हो जाए वो हम खाद डाल करके उसकी उर्वरक ताकत को हम बढ़ाते थे। लेकिन आजकल लोगों ने तो किसान अधिकतर छोड़ रहे हैं, ये ऐसा काम मत करो, क्योंकि इनसे जब खेती हम करेंगे, क्योंकि सबसे ये है कि खाद आ गया हमारे कंपनियों वाला, तो लोग बता दो उसी की जो है बुआई कर रहे हैं। लेकिन बुआई के वक्त तो किसान खुश रहता है क्योंकि जो है वो डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन उसका एंड में जो प्रभाव पड़ता है वो